सेकंड जो हमारा पार्ट है वो है कन्वेंशंस। अकाउंटिंग प्रिंसिपल का सेकंड पार्ट हमारा कन्वेंशंस है, जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। लेखांकन परिपाटियां, हिंदी में यही वर्ड है ना, यही है क्या हिंदी मीडियम वाले? यही है। इनमें एक छोटा सा डिफरेंस भी बताया गया आपको अकाउंटिंग कन्वेंशंस और अकाउंटिंग कंसेप्ट में। अकाउंटिंग कंसेप्ट के बारे में क्या कहा गया है कि ये किसी कानून के द्वारा बनाए जाते हैं। इट मीन्स ये अभी तो आपको बताया था FASB द्वारा दिए जाते हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट। और अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या है, जो लगातार लोगों के द्वारा फॉलो किए गए, तो वो फिर क्या बन गई, परंपरा बन गई। जैसे हमारी परंपरा क्या है, हम रात को नाखून नहीं काटते, लोगों द्वारा फॉलो किए गए, कोई रूल्स नहीं है इसमें, लोगों द्वारा फॉलो किया जाता है। पहले फॉलो क्यों किया जाता है, क्योंकि पहले लाइट नहीं होती थी रात में, तो कहीं उंगली ना काट लें, और नेल कटर भी नहीं थे, तो या तो जो ब्लेड था या अदर जो इक्विपमेंट हमारे चाकू थे उसकी वजह से नेल हमारे कट किए जाते थे। तो उस टाइम लाइट नहीं होती थी रात को, तो इसीलिए रात को नाखून काटना सही नहीं माना जाता था। अब वो हमारी परंपरा बन गई। तो इसी तरीके से अकाउंट्स में भी हम कुछ विशेष तरीके से जो हम प्रेजेंट करते थे, वो अगर कंटिन्यूसली सभी लोगों के द्वारा यूज़ की गई तो वो हमारी क्या बन गई, कन्वेंशंस बन गई। वो कन्वेंशंस हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आपके साथ 4 टाइप की कन्वेंशन डिस्कस की गई हैं। पहली हमारी कन्वेंशंस ऑफ फुल डिस्क्लोजर, ये फर्स्ट आपकी, एक बार मैं चारों आपके सामने लिख देता हूँ फिर डिस्कस करेंगे। सेकंड हमारी कन्वेंशंस ऑफ कंसिस्टेंसी, और थर्ड आपकी कन्वेंशंस ऑफ कंजर्वेटिज्म, और फोर्थ आपकी कन्वेंशंस ऑफ मैटेरियलिटी। यही 4 हैं या और भी दी गई हैं? 3 ही हैं बुक में, लेकिन 4 हैं एक्चुअल में। जिस बुक में 3 है उसमें एक और लिख लो। कन्वेंशंस ऑफ फुल डिस्क्लोजर, पूर्णता की परिपाटी, या हिंदी में इसका और कुछ नाम है क्या, पूर्णता की परिपाटी। कन्वेंशंस ऑफ फुल डिस्क्लोजर, कन्वेंशंस ऑफ फुल डिस्क्लोजर हमें क्या बताती है कि हम अपने अकाउंट्स में वो सारी इंफॉर्मेशन इंक्लूड करेंगे जो किसी के भी डिसीजन को अफेक्ट करने का कैपेबिलिटी रखती है, अफेक्ट करने की कैपेबिलिटी रखती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम डेटर्स, हम अपने डेटर्स शो करते हैं बैलेंस शीट में, करते हैं कि नहीं करते? बैलेंस शीट में शो करते हैं। अब हमारे डेटर्स हैं 5 लाख के। अब अगर इसमें से हमारे बैड डेट्स हों, या बैड डेट्स के लिए हमने प्रोविज़न बना लिया हो 3 लाख का, ये कितनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। देखो आप, अगर बैड डेट्स के लिए 3 लाख का प्रोविज़न बन चुका है, इट मीन्स हम ये मानते हैं कि 3 लाख तो हमारे ऐसे डेटर्स हैं 5 लाख में से जो हमें संभावना नहीं है कि मिलेंगे। ये कितनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अगर ये हम अपने अकाउंट्स में इन्वॉल्व नहीं करेंगे, प्रोविज़न हम नहीं शो करेंगे, तो क्या फुल डिस्क्लोजर हम कर रहे हैं? हम कुछ न कुछ छुपा रहे हैं। तो इसीलिए फुल डिस्क्लोजर की जो कन्वेंशंस है वो हमें क्या कहती है कि अकाउंट्स में आप उन सभी फैक्ट्स या उन सभी इंफॉर्मेशन को ज़रूर इंक्लूड करोगे जो किसी के डिसीजन को चेंज करने की एबिलिटी रखती है। अब वो सारी आ जाती है उसमें, चाहे आप जैसे कि अगर आपने वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक में कुछ चेंज किया, जो मेथड होते हैं वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक के, उसमें अगर कुछ चेंज किया है, या फिर आप डेप्रिसिएशन चार्ज करने के मेथड में चेंज कर रहे हो, तो वो भी ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई कंटीजेंट लायबिलिटी है तो वो भी आपको शो करनी ज़रूरी है कि नहीं है। फुट नोट में आप दोगे बैलेंस शीट में। अब एक वर्ड आया हमारे सामने, कंटीजेंट लायबिलिटी, हम डिस्कस कर लेते हैं उसी को।
कंटीजेंट लायबिलिटी, कंटीजेंट लायबिलिटीज कौन सी होती हैं? बताओ शाबाश। कंटीजेंट लायबिलिटी कोई भी एक लड़की। स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, देखना एक बार, मेरे ख्याल से थोड़ी सी लग रही है मुझे। सही है। कंटीजेंट लायबिलिटी क्या कहते हैं, किसको हम कहेंगे कि हमारी कंटीजेंट लायबिलिटी है? हिंदी में इसे आकस्मिक दायित्व बोलते हैं क्या? हिंदी का तो मुझे पता नहीं, लेकिन इंग्लिश में कंटीजेंट लायबिलिटी कौन सी होती है हमारी, किसे हम कंटीजेंट लायबिलिटी के रूप में डिफाइन करेंगे? जैसे फॉर एग्जांपल मैं बिजनेस कर रहा हूँ, अगर मेरे अगेंस्ट किसी ने केस फाइल किया हुआ है, अगर कोर्ट में केस चल रहा है ना मेरे अगेंस्ट किसी क्लेम को लेकर के, कोई क्लेम के लिए कोर्ट में अगर केस पेंडिंग है और हम फाइनल अकाउंट बना रहे हैं, तब तक उसका डिसीजन नहीं आया, तो हमें नहीं पता कि वो हमारे फेवर में आएगा कि हमारे अगेंस्ट आएगा, हमें नहीं पता। तो हो सकता है इस क्लेम की जो अमाउंट हो हमारी 5 लाख की अमाउंट हो, किसी ने केस किया हुआ हमारे ऊपर कि आपको मेरे 5 लाख देने हैं, जबकि मैं ये कहता हूँ कि नहीं देने। अब अगर कल को वो केस जीत जाए तो हमें 5 लाख तो देने पड़ेंगे। तो ये हमारी अब तक लायबिलिटी नहीं अराइज हुई है। कंटीजेंट लायबिलिटी वो लायबिलिटीज़ हैं जो अब तक अराइज नहीं हुई, लेकिन इन फ्यूचर अराइज हो सकती हैं। तो ये लायबिलिटी हमारी अराइज हो सकती है इन फ्यूचर, तो इसे हमें बैलेंस शीट के नीचे नोट्स के रूप में शो करना होगा। अगर हम शो नहीं करते तो हम फॉलो नहीं कर रहे फुल डिस्क्लोजर के कन्वेंशंस को। इसी तरीके से एक और इसका एक बेस्ट एग्जांपल मैं दे देता हूँ आपको, बिल रिसीवेबल से रिगार्डिंग, जो आप अच्छे से समझ पाओगे। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, 2 पर्सन है, एक मैं हूँ और एक दूसरा है अमित। अब अगर मैंने माल बेचा, गुड्स सोल्ड, मैंने माल बेचा किसको? अमित को। किस पे? क्रेडिट बेसिस बेचा। तो मैं क्या करूँगा, एक बिल लिखूँगा, वो मेरे लिए क्या होगा? बिल रिसीवेबल होगा कि नहीं होगा? किस पर लिखूँगा बिल? अमित के ऊपर। अमित के ऊपर बिल लिखा गया जो अमित के लिए क्या है? बिल पेबल। ठीक है, लिख दिया। अब हमने गुड्स सेल्स के लिए जो ट्रांजैक्शन की थी वो मान लेते हैं 30 अगस्त 2020 को की थी, और बिल के ऊपर जो डेट डली, पेमेंट की डेट है हमारी, मान लेते हैं हम अप्रैल, 10 अप्रैल 2021 की डेट है बिल के ऊपर। तो पेमेंट हमें इस डेट को मिलने वाली है, 10 अप्रैल को हमें पेमेंट मिलेगी 2021 में। अगर हम अपने अकाउंट्स मेंटेन करते कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग, तो हम खाते बंद कब करेंगे? 31 दिसंबर को खाते बंद करेंगे, तब तक हमें पेमेंट नहीं मिलेगी। इन केस हमारे पास बिल रिसीवेबल तो है, उसके ऊपर अमित के साइन भी है, अगर हम ये बिल बैंक से क्या करवा लें? डिस्काउंट करवा लें, बैंक से डिस्काउंट करवा लेंगे, तो हम क्या करेंगे? बिल दे देंगे बैंक को और पैसा हमें मिल जाएगा। मान लेते हैं ये बिल डिस्काउंट हमने करवा लिया 10 दिसंबर को, हमने बिल डिस्काउंट करवा लिया। बिल डिस्काउंट कैसे करवाते हैं? ये वाला बिल जो हमारे पास है, जिसके बदले में हमें अमित से पैसे लेने हैं, ये बिल हम दे देते हैं बैंक को, और बैंक से पैसे ले लेते हैं। बैंक एक सर्टेन कमीशन अपना काटता है डिस्काउंट रेट से, उसके बाद बाकी अमाउंट हमें दे देता है उसी डेट को जिस दिन हमने बिल दिया। अब इन फ्यूचर जब भी पेमेंट की डेट आएगी, अमित को पेमेंट किसे करनी है? बैंक को। इन फ्यूचर अगर अमित ये बिल पे करने से मना कर दे, तो ये बिल बैंक को किसे पे करना होगा? राकेश को, जिसने इसके बदले में पैसे लिए थे। तो ये भी एक लायबिलिटी ऐसी है कि नहीं, अगर हमने बिल डिस्काउंट करवाया हुआ बैंक से, तो हमारे ऊपर एक लायबिलिटी है जो अराइज हो सकती है। कल को अगर डेटर्स हमारा जो बिल पेबल्स, जिसके लिए वो बिल रिसीवेबल, हमारे लिए बिल रिसीवेबल है और जिसके लिए वो बिल पेबल है, अगर वो सामने वाला पे करने से मना कर देता है, तो हमारे लिए लायबिलिटी अराइज होगी। तो जो भी आपने बैंक से बिल डिस्काउंट करवाए हुए हैं, बिल रिसीवेबल जो भी डिस्काउंट करवाए हुए आपने बैंक से,
और उनकी मैच्योरिटी डेट अब तक अगर नहीं आई है 31 दिसंबर तक, तो वो सारे आप नीचे डिस्क्लोज करोगे। तो ये बताती है हमें कन्वेंशंस ऑफ फुल डिस्क्लोजर। समझ गए? हम सारी वो इन्फॉर्मेशन अपने अकाउंट्स में इंक्लूड करेंगे जो किसी भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के यूजर के लिए इंपॉर्टेंस रखती है और वो उसका डिसीजन चेंज करने की कैपेबिलिटी रखती है। ये हमें बताती है कन्वेंशंस ऑफ फुल डिस्क्लोजर। इसी के अकॉर्डिंग हम ये सारी चीज़ें शो करती हैं। कन्वेंशंस ऑफ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी की कन्वेंशंस हमें क्या कहती है कि हम एक बार जो मेथड डेप्रिसिएशन चार्ज करने के या जो मेथड हम स्टॉक वैल्यूएशन के लिए चूज कर लेते हैं, हम उनमें चेंज नहीं करेंगे। हमें चेंज नहीं करना। कब तक चेंज नहीं करना? जब तक ऐसा करना हमारे लिए मैंडेटरी ना हो जाए या ऐसा करने से हम इफेक्टिवली प्रेजेंट कर सकते हो अपने अकाउंट्स को। अगर वो चेंज हमारे लिए या तो मैंडेटरी हो जाए किसी लॉ के थ्रू, तब तो हम चेंज करेंगे ही करेंगे, या अगर वो चेंज अप्लीकेबल करके हम अपने अकाउंट्स को इफ़िशिएंटली प्रेजेंट कर सकते हैं, तभी हम वो चेंज करेंगे। अदरवाइज हम अपने अकाउंटिंग मेथड में कोई भी चेंज नहीं करेंगे। ये हमारी बताती है कन्वेंशंस ऑफ कंसिस्टेंसी, जो बताती है कि उसमें हमें अकाउंटिंग के जो मेथड है उसमें हमें चेंज नहीं करना होता। लेकिन इसका मतलब कहते हैं ये नहीं है कि बिल्कुल ही स्टैटिक है हमारे अकाउंटिंग की जो मेथड है, हम अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि पहले साल तो हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ कर रहे हैं और तीसरे साल हमने क्या कर दिया, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड यूज़ कर लिया और 5वें साल फिर हम स्ट्रेट लाइन पे आ गए। तो ऐसा नहीं करना है। जब तक रिक्वायरमेंट ना हो, हमारे लिए मैंडेटरी ना हो जाए, तब तक हमें अकाउंटिंग मेथड्स में चेंज नहीं करना है। ये हमें बताती है कन्वेंशंस ऑफ कंसिस्टेंसी। ये ऐसा हम क्यों करते हैं? ताकि हमारे अकाउंट्स क्या बने रहें, कंपेरेबल। अगर हम ऐसा नहीं करते कि हर साल ही चेंज कर दें तो कंपेरेबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। कैसे ख़त्म हो जाएगी? जैसे पहले साल तो हमने स्ट्रेट लाइन मेथड के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन चार्ज की और दूसरे साल हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के अकॉर्डिंग। तो दोनों का जो प्रॉफिट है वो कंपेरेबल नहीं है। क्यों कंपेरेबल नहीं है? क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड के अकॉर्डिंग स्टार्टिंग ईयर में क्या होती है, नहीं सॉरी, डेप्रिसिएशन की अमाउंट सभी ईयर्स में सेम रहती है और इसमें स्टार्टिंग ईयर में हायर होती है और लास्ट तक जाके लो हो जाती है। तो स्टार्टिंग ईयर्स में तो सेम ही रहेंगे प्रॉफिट, लेकिन अगर हम लास्ट के ईयर्स में चले गए हैं, उसकी जो एसेट्स की हम बात करें, उसकी अगर लाइफ का जो लास्ट ईयर चल रहा है तो इसमें तो बर्डन ज़्यादा रहेगा, जिस कारण प्रॉफिट हमारा क्या होगा, लो होगा और इसमें हाई होगा। तो कंपैरेटिबिलिटी हमारी ख़त्म हो जाती है। दूसरा, ये तो एक डेप्रिसिएशन से रिगार्डिंग था, एक हमारा स्टॉक वैल्यूएशन से रिलेटेड होता है। स्टॉक वैल्यूएशन, एक बार तो हम स्टॉक वैल्यूएट कर रहे हैं मार्केट प्राइस पे, एक बार हम कर रहे हैं कॉस्ट प्राइस पे, तो दोनों में कंपैरेटिबिलिटी तो नहीं है। तो इसीलिए हमें जब तक रिक्वायरमेंट ना हो तब तक चेंज नहीं करना है। ये हमारी सेकंड कन्वेंशन हमें कहती है। थर्ड कन्वेंशन, कन्वेंशंस ऑफ कंजर्वेटिज्म, ये सतर्कता की परिपाटी है। ये हमें पहले से ही सचेत करके रखती है। जैसे आप भी करते हो ना ऐसा, हर एक ह्यूमन्स के ये नेचर ही है कि वो आने वाले जो लॉसेस हैं या आने वाले जो ऐसी वर्स्ट सिचुएशन है उनके लिए पहले ही प्रोविज़न करके चलता है। हर एक ह्यूमन अपने रेनी डेज के लिए क्या करता है, सेविंग करता है। कल को अगर मुसीबत के दिन आएंगे तो हम सेविंग करके चलते हैं कि नहीं चलते। जैसे फॉर एग्जांपल, हम अभी हमारा बिजनेस अच्छा चल रहा है या अब हम जॉब कर रहे हैं तो हमारे पास पैसा ठीक है, लेकिन फिर भी हम कुछ पैसा सेव करके रखते हैं। क्यों? कल को अगर हमारी जॉब चली जाए या कल को हमारे पास रिसोर्सेज कम हो जाए इनकम के, तब हमारे को पैसे कम आएंगे। ऐसा ही हम मानते हैं, सभी मानते हैं ऐसा। केवल एक अकेला बिजनेसमैन ऐसा नहीं मानता, सभी ऐसा ही मानते हैं। तभी वो क्या करते हैं, फ्यूचर के जो लॉसेज हैं उनके लिए पहले ही प्रोविज़न कर लेते हैं।
फ्यूचर के जो आने वाले लॉसेज हैं उनके लिए पहले ही हम अरेंजमेंट कर लेते हैं। जैसे फ्यूचर में अगर आपका कोई बड़ा खर्चा आने वाला है तो आप पहले से ही सेविंग करना स्टार्ट कर देते हो, पहले से अपने खर्चे कम कर देते हो। सेम ऐसे ही बिजनेस में है, हम क्या करते हैं अपने फ्यूचर लॉसेज के लिए पहले से ही हम क्या कर लेते हैं, प्रोविज़न क्रिएट कर लेते हैं। ये हमारी कन्वेंशंस ऑफ कंजर्वेटिज्म कहती है कि आने वाले लॉसेज के लिए आप पहले से ही तैयार होकर चलो। जैसे इसी कन्वेंशंस के अकॉर्डिंग हम बैड डेट्स के लिए प्रोविज़न बनाते हैं, प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स हम बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। हमें जैसे ही लगता है कि कुछ एक हमारे बैड डेट्स हो सकते हैं वैसे ही हम प्रोविज़न क्रिएट कर लेते हैं ना। वो किस वजह से कर रहे हैं, कन्वेंशंस ऑफ कंजर्वेटिज्म के लिए। इसी तरीके से बाकी जो प्रोविज़न बनाए जाते हैं, जैसे एक आध और एग्जांपल आपकी बुक में दिया हो तो देखो एक बार, मुझे ध्यान नहीं आ रहा अभी। प्रोविज़न फॉर डेट्स तो ये तो बता दिया, एक और कोई अगर आपने इसमें बताया हो तो क्या, हाँ बिल्कुल, कन्वेंशंस ऑफ कंजर्वेटिज्म के अकॉर्डिंग ही हम स्टॉक की वैल्यू, स्टॉक वैल्यूएशन क्या करते हैं, एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस, जो दोनों में से कम होगा हम उसी पर लेकर के चलेंगे स्टॉक की। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास 500 यूनिट रह जाती है स्टॉक के रूप में, जिनका कॉस्ट प्राइस तो आपका क्या आया है 50,000, और मार्केट प्राइस अगर आज आपको मार्केट में सेल करने जाओ तो उनका मार्केट प्राइस है 60,000। तो आप इन दोनों में से जब अकाउंट्स मेंटेन करोगे, क्लोजिंग स्टॉक जब आप शो करोगे ट्रेडिंग अकाउंट में, तो 50,000 पर शो करोगे। किस अकॉर्डिंग शो करोगे, आप ये मान के चलोगे कि आज तो वो 60,000 का सेल हो रहा है, लेकिन इन फ्यूचर हो सकता है वो सेल ना हो 60,000 का। तो हम फ्यूचर के लॉसेज के लिए पहले ही प्रोविजन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, हम उसको पहले से कम प्राइस में शो कर रहे हैं। तो ये हमें कौन सी कन्वेंशंस बताती है, कन्वेंशंस ऑफ कंजर्वेटिज्म, जो फ्यूचर के लॉसेज के लिए प्रोविजन बनाती है। हाँ, अगर फ्यूचर में हमें कोई संभावित इनकम है उनके लिए हम अभी भी प्रोविजन नहीं बनाते। अब जैसे ये हमारी इनकम भी तो हो सकती है, फ्यूचर की इनकम, कोस्ट प्राइस हमारा 50,000 है और मार्केट प्राइस 60,000 है, तो ये एक इनकम इंडिकेट कर रहा है कि नहीं कर रहा कि 10,000 की हमें इनकम होने वाली है, लेकिन इसके लिए हम प्रोविजन नहीं बनाएंगे। तो ये हमें सिखाती है कन्वेंशंस ऑफ कंजर्वेटिज्म। लास्ट आपकी रहेगी कन्वेंशंस ऑफ मैटेरियलिटी। कन्वेंशंस ऑफ मैटेरियलिटी क्या बताती है हमारे, ये इसके अगेंस्ट है, बिल्कुल अपोजिट है। एक तरफ तो हमें कहा जाता है कि फुल डिस्क्लोज करो, आप कोई भी इंफॉर्मेशन छुपाओ ना, लेकिन ये हमारी जो कन्वेंशन है ये हमें ये भी नहीं कहती कि आप सीक्रेट आप उजागर कर दो अपने बिजनेस के, सभी के सामने सभी के साथ शेयर कर दो। ये कन्वेंशन हमें ये भी नहीं कहती, ये हमें सिर्फ ये कहती है कि जो नेसेसरी है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूज़र के लिए वो आप प्रेजेंट करो बस। कन्वेंशंस ऑफ मैटेरियलिटी क्या कहती है कि हमें अपने अकाउंट्स में अनावश्यक इंफॉर्मेशन नहीं इंक्लूड करनी है। इससे क्या होगा, बर्डन बढ़ेगा हमारा, किसके ऊपर, फाइनल अकाउंट्स के ऊपर। अब कैसे, जैसे हम अभी डिस्कस कर रहे थे, हमारे टोटल डेटर्स क्या हैं 5 लाख के थे। अब इसमें हम प्रोविज़न क्रिएट कर रहे हैं, वो 3 लाख का है। बैड डेट्स प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स वो 3 लाख का है। अब ये इंफॉर्मेशन हम अपने अकाउंट्स में इंक्लूड कर रहे हैं क्योंकि हम फॉलो कर रहे हैं फुल डिस्क्लोजर, लेकिन ये इंफॉर्मेशन इस अकाउंट में इंक्लूड करना कि 5 लाख के जो डेटर हैं उनमें से 3 लाख के डेटर्स, टोटल हमारे डेटर्स 5 लाख के, उसमें से हमने जो सर्विस प्रोवाइड करके डेटर क्रिएट किए हैं वो किए हैं 3 लाख के, और गुड सोल्ड हमने किए हैं, उससे डेटर क्रिएट किए हैं वो 2 लाख के। तो यही इन्फॉर्मेशन क्या नेसेसरी है, इसमें अनावश्यक बर्डन होगा कि नहीं होगा हमारे बैलेंस शीट्स के ऊपर। इससे हमारी बैलेंस शीट लेंथी होती चली जाएगी।
इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन होती हैं जो हमें इग्नोर करनी चाहिए अपने बैलेंस शीट में इंक्लूड करते हुए। जैसे नंबर ऑफ डेटर्स, यहाँ पर नंबर ऑफ डेटर मेंशन करना हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। जैसे हम ये बताएं कि हमारे पास 100 डेटर्स हैं जिनसे हमें 5 लाख लेने हैं, तो ये हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। तो ये हमें सिखाती है कन्वेंशंस ऑफ मैटेरियलिटी। अब मैटेरियलिटी में हमें ये बताया जाता है कि हम केवल उन्हीं इन्फॉर्मेशन को इंक्लूड करें जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो, बाकी सभी इन्फॉर्मेशन को हम एक्सक्लूड करें जो महत्व न रखती हो। अब ये आपकी थी कन्वेंशंस, टोटल अकाउंटिंग की जो कन्वेंशंस है वो सारी थी आपकी। यहाँ पर आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। बस लास्ट एक छोटा सा टॉपिक और रहेगा, लिमिटेशन ऑफ गैप। यही है गैप की लिमिटेशंस क्या क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल लिमिटेशन इसकी, गैप की लिमिटेशन आपको बताई गई है कि लैक ऑफ इंडेक्स नंबर नहीं दिए गए हैं गैप में, आपको एक लिस्ट नहीं दी गई है प्रॉपर कि ये आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं। तो जब तक आपके पास लिस्ट अवेलेबल नहीं है तब तक आप कैसे बताओगे कि हाँ ये प्रिंसिपल हमें फॉलो करने हैं। तो पहली लिमिटेशन तो ये है। दूसरी, इसमें पर्सनल जजमेंट के लिए जगह है। इसका टॉपिक क्या दिया गया इसमें बताना एक बार, हेडिंग क्या दी गई है? हाँ, यूज ऑफ पर्सनल जजमेंट। गैप आ जाने के बाद भी हमारे लिए पर्सनल जजमेंट के लिए जगह बच जाती है। जैसे हम डेप्रिसिएशन किस मेथड से चार्ज करेंगे हमारे ऊपर है, ये पर्सनल जजमेंट हम कर सकते हैं। हम स्ट्रेट लाइन मेथड अडॉप्ट करें या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, तो कोई रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड यूज़ करेगा, कोई स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ करेगा। तो पर्सनल जजमेंट के लिए जगह होगी। तो ये एक लिमिटेशन है। इससे क्या होगा, दो फर्मों जो सिमिलर फर्में हैं उन्हीं के रिजल्ट में वेरिएशन होगा। तो ये एक लिमिटेशन है। इसके अलावा नेक्स्ट लिमिटेशन इसकी क्या है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है कि नहीं है दोनों कन्वेंशंस में। एक क्या कहती है कि फुल डिस्क्लोज करो, दूसरी कहती है कि आप सिर्फ इम्पोर्टेंट डिस्क्लोज करो। तो इसी तरीके से बाकी भी जो आपकी कंसेप्ट है उनमें भी कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट आपस में इंटरनल कन्फ्लिक्ट हैं जो गैप्स के द्वारा हमें प्रिंसिपल दिए गए उनमें। नेक्स्ट इसकी लिमिटेशंस, ये क्या है, यूज ऑफ अल्टरनेटिव पॉलिसीज एंड प्रैक्टिस। हम डिफरेंट सिचुएशंस के लिए डिफरेंट पॉलिसीज और प्रैक्टिस यूज कर सकते हैं। गैप में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं एक ही सिचुएशन के लिए, तो कोई कौन सा ऑप्शन चूज करता है वो उसकी जजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। ये मेरे ख्याल से लिमिटेशन होगी। एक दो और भी रहेगी क्या, हिस्टोरिकल अकाउंटिंग। हिस्टोरिकल अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, गैप के अकॉर्डिंग हम हिस्टोरिकल कॉस्ट पे अपने अकाउंट मेंटेन करते हैं। जिस कॉस्ट पे हमने बाय किया वही कॉस्ट हम शो करते रहते हैं। इससे क्या होता है, बिजनेस की एक्चुअल पोजीशन हम नहीं जान पाते, फाइनेंशियल पोजीशन। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि एक बिल्डिंग आपने खरीदी थी, 5 लाख की आपने खरीदी थी, ये आपने 2010 में खरीदी थी। अगर आज आप इस बिल्डिंग की बात करते हो 2020 में, तो इसी बिल्डिंग का रेट करीबन 25 लाख के अप्रोक्स होगा कि नहीं होगा, जबकि हम अपने बुक्स में इस बिल्डिंग को शो कर रहे होंगे 5 लाख। बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगाते, ना ही लैंड के ऊपर हम लगाते। कुछ एक सर्टेन केसेस में बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन लगा देते हैं हम, लेकिन लैंड के ऊपर नहीं लगाते। तो ये उसी वैल्यू पे शो होती रहेगी, जबकि एक्चुअल में इसकी वैल्यू क्या है 25 लाख। तो क्या हमारी एक्चुअल पोजीशन शो कर रहे हैं हमारे अकाउंट्स, नहीं शो कर रहे। तो एक लिमिटेशन इसकी ये भी है कि हिस्टोरिकल कॉस्ट को प्रमोट कर रही है। बस चैप्टर हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है।